हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 102, जिसका सब्जेक्ट नेम है संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र। तो इस सब्जेक्ट कोड का हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को कवर करते हैं। यहाँ आपके लिए दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला तो आपको ये पीडीएफ मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि हमारे सब्सक्राइबर होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दूसरा अपडेट यह है कि इसका हमारे पास एक सेट टू पीडीएफ भी अवेलेबल है। सेट टू पीडीएफ पेड है, लेकिन पेड प्राइस इतना कम रखा गया है कि आप सभी स्टूडेंट इजीली उसे परचेज कर पाएं। तो जो भी स्टूडेंट सेट टू को परचेज करना चाहते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप सेट टू को प्राप्त कर सकते हैं। और सेट वन किस तरह से फ्री मिलेगा, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के बीच में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आपको ये फर्स्ट सेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। 1858 से 1935 के मध्य उपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित अधिनियमों के मुख्य लक्षणों की चर्चा कीजिए। तो 1858 से लेकर 1935 तक के बीच में जो उपनिवेशिक सरकार थी, उन्होंने हमारे देश में कौन कौन से अधिनियम लागू किए, उनका क्या महत्व था और क्यों किए गए, ये सारी चीजें आपको बताना है। तो अगर हम उपनिवेशिक शासन की बात करें तो प्रारंभ में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाई जाती थी, लेकिन 1858 से लेकर 1935 में कई ऐसे अधिनियम पारित किए गए जिसका कि मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में जो शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया जा रहा है, उसको अब ट्रांसफर करके डायरेक्ट जो है ब्रिटेन के क्राउन के पास भेज दिया जाए। तो उस क्रम में जितने भी इन्होंने संशोधन किए या अधिनियम लाए, उन सबका एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटेन सरकार के साम्राज्य को किस प्रकार से मजबूत बनाया जाए, उनकी शक्ति को स्थापित किया जाए और सुदृढ़ किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो अधिनियम पारित किए गए, ये अधिनियम पारित तो ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए किए थे, लेकिन इन अधिनियमों में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसको इन्होंने और बढ़ावा दिया, क्योंकि इन सभी अधिनियमों में ऐसे प्रावधान किए गए जिससे कि जो भारतीय लोग हैं उनके अधिकार कम हो जाए और उनका स्वामित्व कम से कम हो जाए, जिसकी वजह से भारतीयों के अंदर निरादर और अधिकार जो उसके कम हो रहे थे। तो इनके वजह से इनके विचारों में एक राष्ट्रवादी शक्ति ने जन्म लिया। तो अब एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से अधिनियम थे। तो सबसे पहला आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1858, और इसे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद इसको लागू किया गया। और इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की शक्ति को समाप्त करके अब डायरेक्ट ब्रिटेन क्राउन के पास भेज दिया जाए। तो इस संदर्भ में उन्होंने कई सारी व्यवस्था की। जो हम भारत में वायसराय का पद देखते हैं, यानी कि गवर्नर जनरल, तो इस जो ये आपका अधिनियम था 1858, तो इसी अधिनियम के बाद भारत में वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाने लगी। इसके अलावा इसमें भारत प्रशासन में भी बदलाव किए गए। भारत का जो प्रशासन होता था उसे केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों पर विभाजित किया गया, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती थी वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में दी गई। और इसी में हम देखते हैं कि भारतीय परिषद की भी स्थापना की गई। तो जो भारतीय परिषद का गठन किया गया था उसमें भारतीयों को कुछ प्रतिनिधित्व मिला, परंतु जो इसका बहुमत होता था वो ब्रिटिशियर्स के पास ही, ब्रिटेन सरकार या उन्हीं के पास होता था। फिर अगला अधिनियम आता है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इस अधिनियम में हम देखते हैं कि भारतीय परिषद और उनको कुछ अधिक शक्तियां दी गई। जो भारतीय परिषद था उनको थोड़ा और अधिक शक्तियां दी गई, जिसमें कि प्रशासन में भारतीयों को भागीदारी को बढ़ाया जा सके। तो इसमें देखते हैं कि विधायिका जो है उसका विस्तार किया गया। जो विधायिका है, जो केंद्रीय विधायिका की जो संख्या होती थी उसमें बढ़ाया गया, और जो भारतीय लोग सीमित प्रतिनिधित्व करते थे तो उसमें उनको थोड़ा और वर्चस्व दिया गया। इसके अलावा प्रांतीय सरकारों की शक्ति में वृद्धि की गई। इस अधिनियम के द्वारा देखते हैं कि जो प्रांतीय सरकार है वो कुछ हद तक स्वायत्तता उनको प्रदान की गई, खासकर उनको
कानून बनाने की प्रक्रिया में कुछ अधिकार दिया गया था। इसके अलावा विधायिका के अधिकार भी दिए गए इस प्रावधान में। इसके अलावा अगला आपका अधिनियम आता है मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919। तो इसमें देखते हैं कि कुछ नए प्रकार के सुधार किए गए और ये नए सुधार राजनीतिक प्रणाली को स्थापित करने के लिए किए गए थे और ये सुधार भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया था, क्योंकि इस समय देखते हैं कि जो भारतीय लोग थे उनको अधिक स्वायत्तता और अधिकार दिए गए इस हमें 1919 के अधिनियम में। तो इसमें जो प्रावधान किए गए वो दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया, जिसमें कि एक केंद्रीय सत्ता होती थी और दूसरी प्रांतीय सरकार होती थी। तो ये 1919 के अधिनियम में ही किया गया। इसके अलावा प्रारंभिक चुनाव प्रणाली, मताधिकार का जो अधिकार होगा वो कुछ हद तक ये सारे शुरुआत हमें 1919 में ही देखने को मिलते हैं। फिर प्रांतीय स्वायत्तता दी गई और नए कार्यालयों की भी स्थापना इस 1919 अधिनियम के द्वारा की गई थी। फिर आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन जो अधिनियम 1935 था यह भारतीय संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम आगे था। ठीक है, तो इसी के बाद हमें भारतीय संविधान के निर्माण की हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यहां से नींव पड़ी। इस अधिनियम में देखते हैं कि केंद्रीय और प्रांतीय शक्तियों का विभाजन किया गया। जो भारतीय संघ था उसको एक नई प्रणाली व्यवस्था स्थापित की गई और इस नई प्रणाली में एक केंद्रीय शक्ति होती थी और दूसरी प्रांतीय शक्ति होती थी। इसमें स्वायत्तता में वृद्धि की गई। जो प्रांतीय विधानसभा थे उनको भी कुछ अधिकार दिए गए। राज्यसभा और लोकसभा का जो बंटवारा था, प्रणालियों का बंटवारा था भारतीय संसद में, उसकी नींव भी 1935 के अधिनियम से पड़ी और इसमें नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे। क्वेश्चन सेकंड आपसे पूछ सकता है, संविधान सभा की दार्शनिक और वैचारिक पृष्ठभूमि की व्याख्या कीजिए। तो संविधान सभा के अगर गठन की बात करें भारत में तो इसका गठन 15 अगस्त 1947 को जो है किया गया, जब हम ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो गए। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के लिए एक स्थायी संविधान तैयार किया जाए और संविधान सभा का जो दार्शनिक और वैचारिक पृष्ठभूमि थी उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इन संदर्भों के साथ गहरे रूप से जुड़ी हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम बात करें तो उस समय देखते हैं कि गांधी जी के जो विचार थे, जिसमें कि सत्य, अहिंसा के जो सिद्धांत थे, इन सभी को शामिल किया गया और भारतीय संस्कृति और धर्मों के जो विभिन्न पहलू थे, इन सभी सिद्धांतों को और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मिलाकर संविधान सभा के विचारों और सिद्धांतों को आकार दिया गया, जिसमें आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव, यानी कि हमारे संविधान सभा के निर्माण में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का क्या प्रभाव रहा उसमें आपको लिखना है। तो हमारी स्वतंत्रता संग्राम में जो महत्वपूर्ण इसके नायक थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए या महात्मा गांधी हो गए, तो इन सब की जो विचारधारा थी जिसमें कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, तो इन विचारधारा ने हमारे भारतीय संविधान के ये मूल दर्शन के रूप में बने। इसके अलावा जो गांधीवादी विचारधारा था, सत्य, अहिंसा और सर्वोदय और न्याय, धर्मनिरपेक्षता, तो इन सारे आधारों को भी भारतीय संविधान में जगह दी गई। इसके अलावा पश्चिमी लोकतांत्रिक सिद्धांत को हमने अपने संवैधानिक सभा की जो दर्शन था उसमें अपनाया। जो पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, चाहे हम फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो इन जगह के संविधानों से भी हमने कई प्रकार के महत्वपूर्ण प्रावधान लिए, जिसमें कि विधायिका की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, ये सारे तत्व हमने इन पश्चिमी देशों से शामिल किए। इसके अलावा भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का भी बहुत ध्यान रखा गया, क्योंकि भारत एक विविधता पूर्वक राष्ट्र है जहां पे आपको विभिन्न जातियां, धर्म, भाषा और संस्कृति देखने को मिलेगी। इसलिए संविधान जो निर्माता थे उन्होंने भारत की जो सामाजिक विविधता थी उसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसे संविधान निर्माण का प्रयास किया जिससे सभी धर्मों, जाति, समुदाय को समानता का अधिकार मिल सके, उनको समान अधिकार मिल सके, सभी को अवसर मिल सके और एक धर्मनिरपेक्ष संविधान की रचना करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा सामाजिक न्याय और समानता का भी विचार हमारे संविधान सभा का मुख्य आदर्श था, जिसमें कि जो भीमराव अंबेडकर जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने भारतीय संविधान में जातिवाद, भेदभाव और असमानता के खिलाफ कठोर कदम उठाए और स्पष्टता को समाप्त करने के लिए, महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण जैसी व्यवस्था करने के लिए भी हमने अपने संविधान में एक आदर्श पूर्वक जो है इसमें प्रस्तुति दी। इसके अलावा संविधान के सिद्धांत के बारे में देखें तो हमारे जो संविधान
संविधान का मूल सिद्धांत है वो कई तत्वों पर आधारित है, जैसे कि लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो इन्हीं आधार पे हमारे संविधान को निर्माण किया गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पूछ सकता है आपका, मौलिक अधिकारों के विशिष्ट लक्षणों की चर्चा कीजिए। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, कौन कौन सी धाराओं में ये दिए गए हैं, इसका आपको यहां पे वर्णन करना है। तो अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान में ये आपको धारा 15 से 35 तक में देखने को मिल सकते हैं। इसमें स्थानित किए गए हैं, जिसमें कि नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका धारा 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार। तो धारा 14 से 18 के बीच में व्यक्तियों को जो है, भारत के नागरिकों को समान अवसर और समान उपचार का अधिकार दिया गया है। धारा 14 की बात करें तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, सभी नागरिकों के साथ जो है कानून समान व्यवहार करेगा। इसके अलावा किसी के साथ कानूनी रूप से भेदभाव नहीं होगा। धारा 15 में देखते हैं कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। धारा 16 में देखते हैं कि सभी को समान रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। धारा 17 में जो है आपका ये अस्पृश्यता के खिलाफ उन्मूलन है, यानी अस्पृश्यता को समाप्त किया जाएगा। धारा 18 में जो है इसमें आपका वर्णन है कि किसी भी व्यक्ति को विशेष दर्जा या उपाधि का या सम्मान का हकदार नहीं होगा, सभी लोग समान होंगे। धारा 1922 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलेगा, जिसमें धारा 19 में जितने भी भारतीय नागरिक हैं उन सभी को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वो सभी लोग संघ बना सकते हैं, मजलिसों में बैठक कर सकते हैं, यात्रा की स्वतंत्रता है, कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं और उनको व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। धारा 20 में आपको किसी भी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जेल में नहीं डाला जा सकता और उसके खिलाफ आप अगर किसी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है तो आप उस पर आवाज उठा सकते हैं। धारा 21 जो है आपका वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। धारा 22 जो है आपका गिरफ्तारी और निरोध की प्रक्रिया से संबंधित है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी के बाद किसी भी व्यक्ति को निर्धारित समय के अंदर जो है न्यायालय के समय प्रस्तुत करना होगा। आप जो है एक निर्धारित समय के बाद आपको जिस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है, अगर उसको न्यायालय के पास नहीं ले जाया जाता तो जो है कानूनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के प्रति भी इसमें की जा सकती है। फिर आपका इसमें तीसरा आता है धारा 29 से 30, जिसमें कि आपको सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें देखते हैं कि धारा जो 29 है वो किसी विशेष जो समुदाय हैं उसको अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है। धारा 30 में जो है अल्पसंख्यक समुदायों की उनकी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना और रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। फिर हम देखते हैं मौलिक अधिकार, जो कि आपको 4th पॉइंट में देखने को मिलेगा और धारा 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है। धारा 25 में जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के पालन करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी है। धारा 26 में जो है धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक विश्वास को स्थापित करने और उसको मानने की आज़ादी है। धारा 27 में किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और धारा 28 में धार्मिक शिक्षा के बारे में कई सीमाएं निर्धारित की गई हैं। विशेष रूप से राज्य सहायता प्राप्त जो संस्थाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा पर इसमें कुछ हद तक ही, एक लेवल तक ही आप इसमें काम कर सकते हैं। इसमें आप पॉइंट 5 में लिख सकते हैं धारा 23 से लेकर 24 का, जिसमें कि शोषण के खिलाफ अधिकार दिया गया है। 23 में जो है मानव तस्करी, ठीक है, और इसके अलावा जो बलात्कारी है, ठीक है, जो श्रम है या जो शोषणकारी कार्य है उसके खिलाफ व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, ठीक है। और धारा 24 में जो 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे हैं उनके कारखानों और खादानों में काम करने से रोक लगाई गई है। इसके अलावा 6 पॉइंट में आप लिख सकते हैं संविधान के कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो कि धारा 32 में दिए गए हैं, 34 और 35 में दिए गए हैं। 32 में जो है आपको यह अधिकार दिया गया है कि संविधान के तहत नागरिकों को न्यायालय में अपने शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है और 34 और 35 में इन धाराओं के तहत संविधान को लागू करने के लिए आवश्यक कानून बनाने की शक्तियां राज्य को दी गई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और संविधान की प्रस्तावना के बारे में लिखना है। तो अगर हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में आपको इसका वर्णन देखने को मिलेगा और ये धारा 3651 में वर्णित किया गया है, 36 से 51 में। और ये जो सिद्धांत है ये भारतीय राज्य के शासन की दिशा और नीति निर्धारण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और इनका उद्देश्य जो है कि समाज में
सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित किया जा सके, साथ ही साथ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके और राष्ट्र की समृद्धि को भी सुनिश्चित किया जा सके। ये सारी धाराएं हमें 36 से 51 में वर्णित मिलती है, जो कि संविधान के भाग 4 में आपको देखने को मिलेगी। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये गैर न्यायिक होते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें लागू करने के लिए किसी भी कानूनी बाध्यता का जो है सहारा नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये जो राज्य है वो उसके शासन और प्रशासन के लिए एक आदर्श और दिशा निर्धारित करता है। कौन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको हम शॉर्ट में ही देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका संविधान की प्रस्तावना। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका जो प्रारंभिक भाग है वो संविधान के उद्देश्यों और उद्देश्यपूर्वक सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। तो संविधान के प्रस्तावना में हमें संविधान का क्या उद्देश्य है, संविधान का क्या प्रिंसिपल है, सिद्धांत के जो संविधान है उसका क्या गाइडलाइंस है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो जो इसमें सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। तो इन्हीं सिद्धांतों के आधार पे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन चीजों को काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। भारतीय संविधान में यह घोषणा की गई है कि हम भारत के लोग अपनी समझ शक्ति को लोकतांत्रिक रूप से निर्णय के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करते हैं और प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में भी परिभाषित किया गया है। इसके अलावा जैसा कि आपको पहले बताया था, इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनको भी प्रस्तावना में जगह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मौलिक दायित्वों पर एक लेख लिखें। तो मौलिक दायित्व जो है भारतीय संविधान में देखें तो हमें मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक दायित्वों का भी प्रावधान किया गया है, क्योंकि हमारे कुछ अधिकार ही नहीं है बल्कि हमारे दायित्व भी है। और अगर इन मौलिक दायित्वों की बात करें तो संविधान के भाग 4A में धारा 51A में शामिल किया गया है, जो कि मौलिक दायित्वों के रूप में शामिल किया गया है। और जो मौलिक दायित्व है उसका उद्देश्य है कि नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो, समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था हो और इसके साथ साथ सशक्त लोकतांत्रिक समाज की नींव रखी जा सके। यह नागरिकों के अधिकारों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है ताकि समाज में संतुलन बना रहे और सामूहिक विकास हो सके। तो अगर हम मौलिक दायित्वों की बात करें तो मौलिक दायित्वों की जो धारणा थी 1976 में 40वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया था। यानी हमारे संविधान में मौलिक जो दायित्व है इसका प्रारंभ से ही हमें अस्तित्व देखने को नहीं मिलता, बल्कि 40वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके बाद इसे मौलिक दायित्वों को भारतीय संविधान में जगह दी गई या उसमें जोड़ा गया। अगर मौलिक जिम्मेदारियों की बात करें तो इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है मौलिक जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए ताकि जो है उसको मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपने दायित्व भी अच्छे तरीके से निभा पाए, अपने कर्तव्यों के और अधिकारों के बीच में एक व्यक्ति संतुलन निभा सके और राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय रूप से योगदान दे सके। इसके लिए मौलिक दायित्व काफी इंपॉर्टेंट है। मौलिक दायित्वों की सूची की बात करें तो ये संविधान की धारा 51A में कुल 11 मौलिक दायित्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसमें संविधान की धारा में आपको 11 मौलिक दायित्व देखने को मिलेंगे, जो कि इस प्रकार से कुछ इसका वर्णन है, आप इसको देख सकते हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति को जो है 51A के तहत देख सकते हैं कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना होगा। इसके अलावा लोकतांत्रिक ढांचे का पालन करना होगा और सभी नागरिक कर्तव्यों को समझना होगा। भारतीय समाज की जो विविधता है उसको समझना है और हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर का भी संरक्षण करना है। देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए काम करना है और किसी भी प्रकार के असहमति या आतंकवाद से बचना है। इसके अलावा देश की जो पर्यावरण स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए काम करना है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, अंधविश्वास को समाप्त करना, संप्रदायवाद के खिलाफ संघर्ष करना, इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना, ये सारे हमारे मौलिक दायित्व तय किए गए हैं जो कि हमारे संविधान में वर्णित है। और इन दायित्वों की बात करें तो इस दायित्वों के जो व्यक्तिगत, केवल इसका व्यक्तिगत लाभ नहीं है, ठीक है, इन दायित्वों का, बल्कि इससे हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और समृद्धि के लिए भी ये मौलिक दायित्व अति आवश्यक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो हमारा ऑलरेडी काफी लेंथी हो चुका है, इसलिए इसे हम यहीं समाप्त कर रहे हैं और ये आपको पीडीएफ के माध्यम से बाकी आप क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।